नमस्कार। तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है और वह साथ ही साथ भूमध्य सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन वह मुस्लिम जगत में भी अपने खलीफा वाले इमेज को बनाकर रखना चाहता है और इसी का परिणाम है कि वह ऑटोमन साम्राज्य के वर्चस्व को दोबारा स्थापित करना चाहता है। वह ऑटोमन साम्राज्य का अपने आप को वैध उत्तराधिकारी मानता है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग समाप्त कर दिया गया। और इसके कारण से क्या हो जा रहा है कि वह अपने पड़ोसी देश और साथ ही साथ नाटो देशों को भी नाराज कर रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वह ऑटोमन साम्राज्य के जो समुद्री क्षेत्र हैं उन पर दोबारा से वह वर्चस्व को स्थापित करे, और इसी को आज के तारीख में कहा जाता है ब्लू होमलैंड ऑफ टर्की, यानी तुर्की की नीली समुद्र संकल्पना। इसी को टर्की भाषा में मावी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत मेन चीज यह हो जाता है कि टर्की दावा करता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो डार्क ब्लू दिखा रहा है, भूमध्य सागर के ये बड़े क्षेत्र में उसका अधिकार है इस समुद्र पर, और यहां से स्थिति गंभीर बनती है। अब सुनते चलिए क्या है। इसी जगह पर साइप्रस है, जो कि एक संप्रभु देश है, जो टर्की के इस ब्लू होमलैंड वाली संकल्पना, जिसको मावी सिद्धांत भी वो कहता है, इससे नाराज है। वह कहता है कि यदि पूरा का पूरा समुद्र तुम्हारे अंडर में आ जाएगा तो फिर हमें समुद्र का कौन सा हिस्सा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इसकी इस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के कारण इजिप्ट भी परेशान है, जो जस्ट उसी से सटा हुआ है, अफ्रीका में है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके इस विचार के कारण नाटो का ही एक देश है ग्रीस, उसने कहा है कि मेरे बहुत सारे द्वीप उसकी संकल्पना, यानी जो वह दावा करता है कि यह समुद्र क्षेत्र उसका है, उसमें आते हैं। फिर ये मेरे द्वीप, जितने भी द्वीप हैं, इनका क्या होगा। और यह चीज कहीं ना कहीं ग्रीस हो, चाहे साइप्रस हो या इजिप्ट हो, इन सबको दुश्मन बनाती है टर्की का। और इसी चीज को ध्यान में रख करके हाल में भारत सरकार, यानी कि हमारे मोदी साहब ने ग्रीस की भी यात्रा की, साइप्रस की भी यात्रा की है और इजिप्ट की भी यात्रा की। यात्रा कुछ ऐसी हुई कि जबरदस्त मिर्ची लगा इस टर्की को, यानी एर्दोगान साहब को, जो अभी बहुत करता धरता बने हुए हैं पूरे मुस्लिम जगत में। फिलहाल इस बात को भी आज आप समझिए, वह यह है कि टर्की क्या कहता है, जरा समझिए इस बात को। टर्की कहता है कि किसी भी देश की जो समुद्री सीमा है वह मेनलैंड से होनी चाहिए, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, ये उनका मेनलैंड है, और यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका क्षेत्र होगा। यानी वह क्या करता है, टर्की इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि यहां पर साइप्रस है, इधर इजिप्ट भी है, इधर इसके बहुत सारे द्वीप हैं, किसके? ग्रीस के। तो इन सब का समुद्री क्षेत्र को टर्की नजरअंदाज करता है, और यह सीधा खिलाफ हो जाता है किस चीज का? यूनिक्लॉज का, यानी समुद्री संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून जो सम्मेलन है, जिसके आधार पर समुद्र सीमा तय की गई है सबकी, उसको यह सीधा सीधा हनन करता है। टर्की बोलता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यूनिक्लॉज पर साइन करने वाला मेंबर हूं ही नहीं, मैं तो इसका सदस्य नहीं हूं, तो मुझ पर यह सिद्धांत लागू होता नहीं है। टर्की का कहना क्या है कि सुनिए, टर्की का कहना है कि ये जो साइप्रस है और ये सब जो द्वीप है, इन सबको केवल क्षेत्रीय पानी मिल सकता है, यानी मुश्किल से 6 से लेकर 12 किलोमीटर के एरिया तक ही इनका केवल समुद्र पर अधिकार है। अजीब सी बात है, एक संप्रभु देश होने के कारण इनका अधिकार भी टर्की के जितना ही है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। अब इस चीज को पूरा करने के लिए टर्की ने क्या किया है, जरा समझिए। टर्की उसी पुराने मानसिकता से प्रेरित, यानी ऑटोमन साम्राज्य की मानसिकता, उसने क्या किया, टर्की ने इसके लिए लीबिया का इस्तेमाल किया। अब आप देखिए, ये है टर्की, ये आपको दिख रहा होगा, और यहां पर है लीबिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसने 2019 में लीबिया के साथ एक संधि की। क्या है संधि, मैं बताता हूं, उस पर आता हूं, सब चीज को डिकोड करता हूं। और इस संधि के परिणाम से क्या हुआ, इसने यहां पर
कई सारे अपने सैन्य बेस बना दिए हैं। मतलब इस ढंग से टर्की ने यहां से लेकर यहां तक पूरा भूमध्य सागर को घेरने की और नाकेबंदी करने की संकल्पना को तैयार कर दिया और अपने उस ऑटोमन साम्राज्य की जो नील समुद्री जो संकल्पना है उसको पूर्ण करना चाहता है। ठीक है, इसके लिए उसने इसका इस्तेमाल किया और आज लोग यहां तक कह रहे हैं कि लीबिया पर टर्की ने एक ढंग से कब्जा कर रखा है और यह लीबिया के विरुद्ध है। कहा जा सकता है आज के तारीख में लीबिया में वातिया एयरबेस जो है यह पूर्णतः टर्की के द्वारा चलाया जा रहा है। टर्की की सेनाएं यहां पर, टर्की के यहां पर एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं उसके बख्तियार करके और मिसाइल्स हैं। फिर यहां पर उसने मिस्रता नेवल बेस है, यहां पर टर्की ने अपने कई सारे जो जहाज है, वॉरशिप है, उसको यहां पर लगा दिया। एक ढंग से कहा जाए लीबिया में लीबिया की सरकार से ज्यादा टर्की इंटरफेरेंस कर रहा है और टर्की के हिसाब से इस पूरे देश को चलना पड़ रहा है क्योंकि वह देश उतना ताकतवर नहीं है। वहां पर आए दिन गृहयुद्ध होता रहता है जिसका पूरा फायदा आज की तारीख में टर्की उठा रहा है। अब यहां पर कुछ बातों को और भी समझिए वही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2019 में संधि हुई थी, एर्दोगान उस समय थे, उसने संधि की थी लीबिया में, त्रिपोली में जो लीबिया की राजधानी है, उस समय तत्कालीन इस्लामी समर्थित एक सरकार थी, उससे समझौता किया। समझौता के जरिए क्या हुआ कि टर्की ने पूर्वी, एक तरह से कहा जाए इसका पूरा परिणाम क्या निकला, परिणाम यही निकला ना कि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी है यानी कि पूर्वी भूमध्य सागर जो है उसके एक बड़े समुद्री क्षेत्र पर उसने दावा कर दिया। दावा के बाद क्या था, ग्रीस की संप्रभुता खतरे में आ गई, पूरा का पूरा क्षेत्र विवादास्पद हो गया। अब सुनिए क्या है, अब आज के तारीख में लीबिया की प्रतिनिधि सभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अगुइला साहेल। वह कहते हैं कि ये उस समय जो 2019 में किया गया था, इस्लामिक समर्थित एक सरकार थी उससे किया गया था, न वो सरकार है। और दूसरा, लीबिया का कानून ये कहता है कि आप कि जो वहां की संसद है जब तक वो रेटिफाई नहीं करेगी, वह उस पर साइन नहीं करेगी, तब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि मान्य नहीं होगी। आपने जरूर 2019 में सरकार से तो साइन करवा लिया, लेकिन उस संधि का अनुमोदन यानी रेटिफिकेशन अभी तक वहां की संसद ने नहीं किया है जो उसको कानून बना सके। और इसलिए यह संधि केवल कोरी कल्पना है, इसके आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इलीगल है। लेकिन क्या करे, एर्दोगान तो एर्दोगान है, अपने आप को वह मुस्लिम जगत का मसीहा मानते हैं। उसने बाकायदा इस संधि को सही मानते हुए और लीगल मानते हुए अभी हाल में 24 महीने और बढ़ा दिया, अपने यहां ही साइन करके, अपने मुंह मियां मिट्ठू अपने यहां साइन करके उस संधि के अनुमोदन को 24 महीना और बढ़ा दिया। कहने का मतलब क्या है कि 24 महीना और मेरे सैनिक लीबिया पर रहेंगे, यानी आप लीबिया पर अवैध कब्जा किए हुए हैं एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, यदि कहा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन करना है, इस्लामिक समर्थकों को सशक्त बनाना है और यूरोप में ऊर्जा सुरक्षा को बंधक बनाकर रखना है। इन तीनों बात पर आते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना, दूसरा इस्लामी समर्थकों को सशक्त बनाना जो कट्टर इस्लामी है, और तीसरा यूरोपीय ऊर्जा को बंधक बनाना। तीनों बात को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। पहला आइए, टर्की कहता है इस बात को, टर्की ये सब बातें नहीं कह रहा, टर्की कहता है देखिए हम वहां पर स्थिरता को बनाए रखना चाहते हैं, उसको सुनिश्चित करके रखना चाहते हैं, कोई अवैध समूह वहां पर जो सरकार चल रही है, जो देश चल रहा है, उसको दिक्कत ना दे, इसके लिए मेरा वहां पर प्रेजेंस जरूरी है इस लीबिया के क्षेत्र में। लेकिन सच्चाई यह है कि वह वहां पर जो सबसे कट्टरवादी उस क्षेत्र में इस्लामिक गुट है, जिसको कहा जा सकता है मुस्लिम ब्रदरहुड, विचारधारा संबंधित जो भी गुट वहां पर मौजूद है, उसको वो बहुत ज्यादा प्रभोग कर रहा है, यानी लीबिया में मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ा रहा है। पहला पॉइंट, इसकी प्रेजेंस से वहां पर मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ेगा या वो बढ़ा रहा है, यदि वो चल जाएगा तो कम हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट अब ऊर्जा पर आइए। माना जाता है ये जो पूर्वी जो भूमध्य सागर क्षेत्र है, यहां पर प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार हैं और टर्की पूरा यूरोप को
एक तरह से बंधक बनाना चाहता है ऊर्जा के मामले में। कैसे, जरा देखिए इस बात को। कुछ दिन पहले एक संधि हुई थी, एक प्रपोज संधि, जिसे कहा जाता है ईस्ट मिड पाइपलाइन। यह पाइपलाइन के द्वारा गैस को, प्राकृतिक गैस को यूरोप तक जाना था। कैसे जाना था जरा समझिए। यह जो पाइपलाइन है इसकी शुरुआत इजराइल से होगी। इजराइल और साइप्रस से होते हुए यह कुछ जगह पर तेल का उत्खनन करेगी और उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए ग्रीस के इलाके से होते हुए इटली में प्रवेश करके यह पूरे यूरोप में यह पाइपलाइन जाएगी एनर्जी को लेकर के, प्राकृतिक गैस को लेकर के। अब इसी क्षेत्र में यदि आप टर्की आकर के पूरा क्षेत्र को नाकेबंद कर देता है तो ये जो प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित जो ईस्ट मिड पाइपलाइन है जो प्राकृतिक गैस का, वो तो कटघरे में आ गई। ऐसे भी जब से यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब से ऊर्जा संकट यूरोप में पूरा भरा पड़ा है, और ऊपर से उसकी यह जो महत्वाकांक्षा है जिसको ऑटोमन साम्राज्य का या नीली समुद्री सिद्धांत जो कहता है, उससे तो नाटो भी तकलीफ में आ गया है और यूरोप भी तकलीफ में आ गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, जरा समझिए इस बात को। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसने तो ग्रीक के सारे द्वीपों पर एक ढंग से कहा जाए नाकेबंदी कर दी है। एक क्रेटा द्वीप है, वह तो सीधा उसी के पास में उसके समुद्री लैंड में आता है, वही संकल्पना में। तो ग्रीस इससे बहुत चिंतित है कि तुम जो केवल कहते हो कि यह पूरा का पूरा समुद्री इलाका मेरा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए आगे क्या है, जरा समझिए। बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि इसने जो अपने बख्तियार ड्रोन्स को और सैन्य सलाहकारों को और सीरिया के भाड़े के सैनिकों को जो वहां तैनात कर रखा है, कहां पर, लीबिया में तैनात कर रखा है, इससे टर्की बेसिकली कुछ और नहीं कर रहा है, लीबिया सेना के एकीकरण को रोकता है। मतलब लीबिया अपने पैरों पर खड़ा हो, वहां की सेना ताकतवर हो, ऐसा टर्की नहीं चाहता है। टर्की उन्हें बैसाखियों पर चढ़ा कर रखा हुआ है, बैसाखियों के सहारे चलाना चाहता है, अपने द्वारा सैन्य सरकार सलाहकारों को भेज करके और सीरियाई भाड़े के सैनिकों को भेज। इससे क्या हो जाता है, वहां पर सैन्य एकीकरण नहीं हो पा रहा है, वहां धर्मनिरपेक्षता का विकास नहीं हो रहा है, वहां पर राष्ट्रवादी सरकारों का गठन नहीं हो पा रहा है। आगे सुनिए और क्या बातें हैं। वहीं टर्की नहीं चाहता है, कुछ लोगों का मानना है कि वह एकीकृत राज्य के रूप में, एक यूनिफाइड स्टेट के रूप में लीबिया का विकास हो सके। क्यों? क्योंकि लीबिया का यदि विकास हो जाएगा एक यूनिफाइड स्टेट के रूप में तो उसकी अपनी सेना होगी, अपनी शक्ति होगी। टर्की चाहता है वो हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहे, ठीक है, यानी उसकी सैन्य शक्ति पर, तुर्की की ही सैन्य शक्ति पर वो डिपेंडेंट रहे, मेरी अर्थव्यवस्था पर वो डिपेंडेंट रहे, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर वो चले। तो ये सब बातें आप समझ सकते हैं। अब एक बात और भी जानिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल स्थानीय विवाद हो जिसमें ग्रीस शामिल है या मिस्र शामिल है या साइप्रस शामिल है। सच्चाई यह है इसके अंडर में पूरे नाटो को इसने शामिल कर दिया है, और अब यह बताता है कि नाटो देशों के बीच में जबरदस्त द्वंद्व है, और वह द्वंद्व की शुरुआत मेडिटेरियन सी से ही शुरू हो जाती है, जहां पर दो नाटो देश यानी ग्रीस और टर्की एक साथ भिड़े हुए हैं। और इस बात को भी आज आपको जानना होगा, वो यह है कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बेसिकली अंकारा से समर्थित जो ये नीली मातृभूमि की जो संकल्पना जिसको मावी वतन वह कहता है, यह बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो लाजेन संधि को पलटना है और पूर्वी ओटोमन साम्राज्य के समुद्रों पर तुर्की का वर्चस्व को फिर से स्थापित करना है। यह जो लॉजेन संधि है ये बेसिकली 1923 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इस संधि के बाद क्या हुआ था कि टर्की की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। इस ढंग की चीजों को, ये जो संकल्पना है नीली मातृभूमि या मावी वतन जिसको वो कहता है, ये संकल्पना कहीं ना कहीं इसको पलट रहा है। जो चीज लिखा गया इंटरनेशनल वे में इसको पलट रहा है। अब आप समझ सकते हैं टर्की जो है वो किस ढंग से यूरोप का नासूर धीरे धीरे बनता जा रहा है, खुद नाटो के लिए वो खतरा बनता जा रहा है, और जिस ढंग से वो भारत को बीच में आंख दिखाया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइप्रस, ग्रीस और मिस्र की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही भारत के परिप्रेक्ष्य में, और कैसी मिर्ची लगी होगी टर्की को। वैसे भी जब तक आप दुखते हुए नस को नहीं दबाइएगा टर्की को, तब तक टर्की कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी फितरत है
शुरू से, आज से नहीं, शुरू से फितरत है भारत विरोध और पाकिस्तान समर्थन। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को यहीं अंत करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।